डीडी एकेडमी के क्लास में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लास शुरू करने के पहले एक बात को फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि इंग्लिश सीखना अत्यंत आसान है। आज कंपटीशन में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसे स्मार्टली 90% प्लस एक्यूरेसी से हल किया जा सकता है। बस जरूरत है उन विधियों को जानना और जरा हट के जानना। याद रखेंगे, हमारे साथ ग्रामर सीखने का जो मेन तरीका है वो है रिजेक्शन प्रोसेस। यही इसका मूल मंत्र है, दैट इज रिजेक्शन प्रोसेस। ये क्या है रिजेक्शन प्रोसेस? पहले तो हम इस बात को बोलना चाहूंगा कि इस कंट्री में, इस देश में इस बात को बोलने वाला मुझे अभी तक दूसरा कोई मिला ही नहीं है। इस कारण इसे मैं डीडी स्पेशल बोलता हूं। कुछ दिनों तक मेरे साथ इस विधि में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी महारत हासिल कर लेंगे। रिजेक्शन प्रोसेस क्या है? रिजेक्शन प्रोसेस का मतलब है सही चुनने के बजाय गलत ऑप्शन को चुन के छांट लें। यही मूल मंत्र है। देखिए, इंग्लिश का क्लास का मतलब होता है ग्रामर का क्लास। प्रत्येक इंग्लिश टीचर या प्रोफेसर आपको ग्रामर सिखाने की कोशिश करता है। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो स्वाभाविक है कि जब ग्रामर पढ़ना था तो या तो आपने ध्यान नहीं दिया या अभी चर्चा में नहीं होने के कारण सब कुछ भूल गए हैं। अब अगर 3 साल की ग्रामर की पढ़ाई आपको 3 महीने में करना हो तो स्वाभाविक है या तो सब कुछ छोड़ के ग्रामर के पीछे पड़े रहना पड़ेगा, जो इम्प्रैक्टिकल है, क्या कि दूसरे सब्जेक्ट में से भी तो मार्क्स लाना है, और नहीं तो आप थक कर थोड़ा बहुत कोशिश करके फिर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देंगे। क्योंकि ग्रामर के कम से कम रूल को सीखकर कम से कम 280 रूल और उसके अपवाद के साथ सीखना पड़ता है, जो बहुत ही आप देखेंगे तो एक टीडियस जॉब है। एक बात को आप और भी जान लें, इंग्लिश मीडियम से पढ़े बच्चों का भी यही हाल है। जी हां, मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मैं इसलिए फक्र के साथ बोल सकता हूं कि ये जो मैं कोट कर रहा हूं इसमें सच्चाई है। इंग्लिश में बोलना और इंग्लिश ग्रामर को जानना दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। इस कारण मैं इस रिजेक्शन प्रोसेस का सहारा लेता हूं। मैं यह नहीं बोलता कि आपको ग्रामर जानना की कोई जरूरत नहीं है। रिजेक्शन प्रोसेस में जरूरत है। हम ग्रामर को दूसरे तरह से सीखते हैं, रिजेक्शन प्रोसेस के सहारे सीखते हैं, जिससे ग्रामर के नियमों को रट्टा मारना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप सफलता के साथ ग्रामर के नियम को केवल देखते हुए 1 बार 2 बार आपके आंख के सामने से गुजर जाता है, बस उसी से आपका काम हो जाता है। चलिए अब एक्टिव पैसिव वॉइस के मुद्दे पर आ जाते हैं। राम तबला बजा रहा है। हाँ भाई, तबला ही बजाएगा और क्या करेगा। तो चलिए एक वाक्य को देखते हैं, राम तबला बजा रहा है। और दूसरा वाक्य क्या है? तबला राम द्वारा बजाया जा रहा है। देखिए, राम तबला बजा रहा है, यहां राम जो है सब्जेक्ट है। कौन तबला बजा रहा है? राम बजा रहा है। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या बज रहा है? तबला बज रहा है, अर्थात तबला जो हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां राम सब्जेक्ट है जो वाक्य के पहले है, और तबला जो है वो ऑब्जेक्ट है जो राम के बाद आया हुआ है। इसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब दूसरे वाक्य को देखें, तबला राम द्वारा बजाया जा रहा है। यहां तबला जो पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट था, यहां वाक्य के पहले आकर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और राम जो पहले वाक्य में पहले आया हुआ था और सब्जेक्ट था, यहां दूसरे वाक्य में ये दूसरे स्थान पर आकर ऑब्जेक्ट बनकर काम कर रहा है। इसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो हमारे लिए मोटा मोटी अभी ये क्या समझ में आ गया कि अगर एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट हो जाता है। अभी तक जो हमने जाना उसमें हमने क्या देखा? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, और अगर पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट पहले आता है।
तो चलिए, पहला तो ये तो हम समझ गए कि राम फुटबॉल खेलता है, तो यहां राम सब्जेक्ट है, और अगर फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है तो फुटबॉल जो क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस हुआ, फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट पहले आ गया। तो फिर से दोहराते हैं, हमने अब सीख लिया है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है। अब जरा इस वाक्य को देखिए, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। नेचुरली ये एक्टिव है, कौन खेल रहा है भैया? राम खेल रहा है, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका जब पैसिव फॉर्म हुआ है तो देखते हैं, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। तो अब जरा देखें, राम पहले एक्टिव वॉइस में पहले था, यहां देखते हैं कि पैसिव वॉइस में राम एकदम पीछे चला गया है, वहां फुटबॉल का जगह ले लिया है। और यहां पे फुटबॉल एक्टिव वॉइस में दूसरे जगह पे लास्ट में था, जो ऑब्जेक्ट था। पैसिव वॉइस में यही फुटबॉल जो है सब्जेक्ट की जगह पे आके बैठा हुआ है। तो ये तो हमने पहले भी हिंदी में देखा हुआ था, लेकिन और भी कुछ चेंजेस हुए हैं जो हिंदी में नहीं दिख रहे थे। देखिए, एक था इज का इज बीइंग हो गया है, इज है एक्टिव वॉइस में, यहां हो गया है इज बीइंग, और एक बाई जुड़ा हुआ है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम। तो ये बाय शब्द जो है ये एक अलग से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर हम ये चीज को देखते हैं कि उलटफेर कितना हुआ है, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो देखिए राम भी दूसरे पैसिव वॉइस में है, प्लेइंग भी अब चेंज हो गया है, प्लेइंग प्लेड हो गया है, फुटबॉल भी है। तो हमने देखा कि खेलना, इज खेल रहा है, इज प्लेइंग, ये जो वर्ब है ये पूरा चेंज हो रहा है, इज बीइंग प्लेड हो गया। तो हमने देखा कि एक नया शब्द है, बाय जुड़ता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आता है, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन वर्ब में हो जाता है, क्रिया में हो जाता है। इज प्लेइंग जो है इज बीइंग प्लेड हो जाता है। तो इसे हम याद रखेंगे तो भैया इसका मतलब क्या है, हमें जो है वर्ब के चेंजेस को थोड़ा अच्छी तरह देख लेना होगा। ये रट्टा नहीं मारना है, देख लेना होगा। हम रिजेक्शन प्रोसेस में खेल रहे हैं, रट्टा वट्टा कुछ नहीं। हाँ, चलिए हम अब आगे को देखते हैं। चलिए एक वाक्य को फिर से देखते हैं, शीला प्लेज हॉकी। नेचुरली एक्टिव है, शीला ही खेल रही है, हॉकी तो नहीं खेल रहा है ना। अब इसका पैसिव वॉइस क्या है देखें, हॉकी इज प्लेड बाय शीला। तो देखिए इसमें चेंजेस क्या हुआ है, शीला जो है पहले था एक्टिव में सब्जेक्ट के जगह पे, पैसिव में ऑब्जेक्ट में जगह चला गया, और हॉकी जो ऑब्जेक्ट था पहले वाक्य में एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया। और प्लेस जो था इस वर्ब में पूरा चेंज हो गया, ये इज प्लेड हो गया, और साथ में एक बाई जुड़ गया। तो देखिए यहां पे कांस्टेंट क्या है यार, कांस्टेंट तो देखिए शीला और हॉकी खाली अपना जगह चेंज कर ले रहा है, एक बाई जुड़ रहा है, और जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस वर्ब में हो रहे हैं। तो फिर क्या है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होने के दौरान जो वर्ब में जो चेंज होता है उसे एक बार बारीकी से देखना काफी जरूरी हो गया है। और जान लीजिए कि खाली इस चेंजेस को देखते हुए, थोड़ा समझते हुए फिर हम प्रैक्टिस पे उतर जाएंगे। जी हां, प्रैक्टिस में उतर जाएंगे, सीधे जो सवाल है एसएससी का उसको करना चालू करेंगे, और जैसे ही 20-25 सवाल आप 3 दिन के अंदर में कर लेंगे तो फिर आप भी करने लगेंगे। इस बात को मानिए, और कहते हैं ना, हाथ कंगन तो अरसी क्या, आप खुद ही करेंगे तो खुद ही इसका जवाब देंगे, मेरे से जवाब मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।